बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्किट एनालिसिस के लेक्चर नंबर 5 की तरफ आते हैं। आज हम पहला बेसिक लॉ स्टडी करेंगे, ओम्स लॉ। ठीक है, इसको पेश किया था जॉर्ज सीमंस। ओम इसका नाम था। ठीक है, एक जर्मन फिजिसिस्ट था। इसने 1827 में एक पम्फलेट पब्लिश किया जिसमें इसने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया वोल्टेज और करंट को। आल दो के एक क्लेम ये भी है कि इसको 46 ईयर पहले हेनरी कैवेंडिश जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था कि उसने कैलकुलेट किया था। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम चलते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की क्या है। तो ओम लॉ कहता है कि द वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है करंट में किसी भी मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इसने रिप्लेस किया आर से। ठीक है, और ये आर हमारे पास क्या है, इसको उसने नाम दिया रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं कि आर इज़ इक्वल टू वी और आई। ठीक है, तो वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्टेज का यूनिट हमारे पास है वोल्ट्स और करंट का यूनिट हमारे पास है एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस हमारे पास है 1 वोल्ट पर एम्पेयर, जिसको उसने नाम दिया ओम का, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गई है V इज़ इक्वल टू आई आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसको देखते हैं कि इससे हम क्या नतीजे निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज़ आई को हम लेते हैं 2 एम्पेयर और आर हम ले लेते हैं 10 ओम। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर इंटू 10 ओम। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। अब क्या करते हैं, हम करंट को डबल कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं, हम कह देते हैं कि नाउ डबल दी करंट। इसका मतलब ये है कि अब हम करंट की वैल्यू क्या लेते हैं, हमने पहले 2 एम्पेयर लिया था, अब हम ले लेते हैं 4 एम्पेयर। तो रिज़ल्ट पे देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो V विल इज़ इक्वल टू 4 एम्पेयर आपके पास करंट आ जाएगी और 10 ओम उसी तरह रेजिस्टेंस। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 40 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि कलर चेंज कर लेते हैं। इफ़ यू डबल द करंट V विल बी डबल। ठीक है, यानी जो स्टार्ट में हमने कहा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप करंट को डबल करते हैं तो आपके पास वोल्टेज भी डबल हो जाती है। ठीक है, और अगर इसको आप हाफ़ करते हैं, ठीक है, अगर आप करंट को हाफ़ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज भी आपके पास हाफ़ हो जाएगी। इसी एग्ज़ाम्पल को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में ले लें, यानी लेट सपोज़ आपने पहले V इज़ इक्वल टू आपने करंट लिया 4 एम्पेयर और रेजिस्टेंस आपने लिया 10 ओम, तो आपके पास वैल्यू आ गई 40 वोल्ट्स। अब आप इसको हाफ़ कर दें, 4 था तो इसको 2 एम्पेयर कर दें। ठीक है, और रेजिस्टेंस को उसी तरह रहने दें। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जब आपने करंट को हाफ़ किया तो आपके पास वोल्टेज भी हाफ़ हो गई। दूसरा पॉइंट जो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं वो ये है कि जिस तरह हमने देखा कि I और V का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि V और R का भी डायरेक्ट रिलेशन है। लेट सपोज़ V इज़ इक्वल टू आई आर। हम I की वैल्यू लेते हैं 2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं 10 ओम, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 20 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं, अब करंट को इसी तरह छोड़ देते हैं 2 एम्पेयर और डबल कर लेते हैं। ठीक है, नाउ डबल दी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को डबल करते हैं। 10 ओम हमने लिया था तो हम इसको हम 20 ओम ले लेते हैं। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या हो जाएगा?
40 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जब आपने V को जब आपने R को डबल किया तो आपके पास V भी डबल हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसी इक्वेशन से अगर हम R की वैल्यू I की वैल्यू निकालें तो I विल बी इक्वल टू V बाय R। ठीक है, तो अब इस रिलेशन के मुताबिक देखें कि I और V का तो वही डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि I और R का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप R को डबल करेंगे यानी R को आप इंक्रीज़ करेंगे तो I क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा और V इंक्रीज़ होगा। इसी तरह अगर आप R को डिक्रीज़ करते हैं तो I इंक्रीज़ होगा जबकि V डिक्रीज़ होगा, क्योंकि R और V का डायरेक्ट रिलेशनशिप है जबकि R और I का इन्वर्स रिलेशनशिप है। सो लेट्स सपोज V इज़ इक्वल टू I इज़ इक्वल टू V बाई R हम लिखते हैं। वोल्टेज की वैल्यू हम ले लेते हैं पहले 40 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं हमें 2 ओम। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 20 एम्पेयर करंट हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करते हैं कि मैं डबल कर लेता हूँ R को। ठीक है, डबल दी रेजिस्टेंस। अब आप देखें कि I इज़ इक्वल टू V बाई R। V को उसी तरह 40 वोल्ट छोड़ दें और रेजिस्टेंस को 2 से डबल कर दें, 4 ओम कर दें। तो अब आपके पास रिज़ल्ट क्या जाएगा, 10 एम्पेयर। अब आप देखें कि आपने क्या किया, आपने रेजिस्टेंस को डबल किया तो आपके पास करंट क्या हो गई, हाफ़ हो गई। यानी पहले 20 थी तो अब आपके पास 20 हो गया। तो इससे ये नतीजा निकला कि अगर आप R को इंक्रीज़ करते हैं तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होती है जबकि करंट आपके पास डिक्रीज़ होती है। इसी तरह अगर आप करंट को रेजिस्टेंस को आप डिक्रीज़ करते हैं तो आपके पास वोल्टेज भी डिक्रीज़ होती है जबकि करंट आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए जब हम V इज़ इक्वल टू आई आर को प्लॉट करते हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ को हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। इसलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ये एक लीनियर एलिमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास करंट भी इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया लीनियर एलिमेंट। और उसके अलावा हमने रेजिस्टेंस का यूनिट डिस्कस किया, वोल्ट पर एम्पेयर, वो जिसको हमने नाम दिया ओम का। ठीक है, तो एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास है अपोजिशन टू करंट। ये करंट को अपोज करता है, ठीक है, मुखालफत करता है। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल करंट को कितना अपोज करेगा वो उस डिपेंड करता है उसके रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, जिसका फार्मूला है R इज़ इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, यानी कोई भी वायर है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी इसकी रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, रेजिस्टिविटी मेजरमेंट है कि कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल में से पास हो सकता है। ये हर एक मटेरियल की अपनी एक वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, ठीक है, जिसका यूनिट है ओम मीटर। ठीक है, और उसके अलावा रेजिस्टेंस जो है यानी ये रेजिस्टिविटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है और इसी तरह लेंथ ऑफ द वायर पे भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि जितनी लेंथ ऑफ द वायर ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपके पास रेजिस्टेंस होगी। और ए आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ ही इसका रिलेशन इनडायरेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, उतनी आपके पास रेजिस्टेंस जो है वायर की वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो रेजिस्टेंस के डिफरेंट पैकेजेस हैं। नॉर्मली हम इसका सिंबल जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये पैसिव साइन कन्वेंशन को हम हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। यानी करंट जो है,
करंट को हम इंटर करवाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो इसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी, फिर पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। अब हम देखते हैं एक एनालॉगस एग्जांपल देखते हैं वाटर फ्लो के लिए। ठीक है, वाटर फ्लो को हम कंपेयर करते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के साथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाटर टैंक है जिसके ऊपर ये एक पंप लगा हुआ है, जिसको हम इसको पुश करेंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो इस टैंक में जितना पोटेंशियल है, ठीक है, यानी पोटेंशियल या जितना इसमें वाटर है तो वो इसकी वोल्टेज हो गई। ठीक है, और वाटर का जो फ़्लो है इसको आप कंसीडर करें कि ये फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आपके पास एक वाल्व लगा हुआ है जिसको हमने रेजिस्टेंस कहा है। इसको हमने रेजिस्टेंस इसलिए कहा है कि जितना जितना आप वाल्व को क्लोज़ करते जाएंगे तो वाटर का फ़्लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम से कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस वाल्व को आप ओपन करेंगे, जितना इसको ओपन करते जाएंगे आपके पास वाटर का फ़्लो जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस की भी यही मिसाल है कि जितना जितना आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाते हैं उतना ही आपके पास करंट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होते जाता है। तो जितना आप रेजिस्टेंस को कम करेंगे, यानी इस केस में अगर आप वाल्व को ओपन करेंगे, ठीक है, तो करंट के फ़्लो के लिए आप ज़्यादा जगह छोड़ेंगे तो आपके पास करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको कंसीडर करें कि ये एक बैटरी है, ठीक है, जिसकी अपनी वोल्टेज है, और ये पाइप जो है, ये पाइप, ये आपके पास कंडक्टिंग वायर है जो आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो करके देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इससे रिलेटेड आखिरी टॉपिक जो हो जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस आपके पास क्या है, इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R, या R विल बी इक्वल टू 1/G, और इसका यूनिट जो है, यूनिट इसका हो जाएगा 1/ओम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इसी साइन को हम उल्टा लिख लें तो इसको मोह भी कहते हैं, या ऑफिशियल जो सिंबल है उसका, उसको हम कहते हैं सीमेंस, SIEMEN, सीमेंस। ठीक है, और ये इक्वल टू है 1 एम्पेयर पर वोल्ट। जिस तरह रेजिस्टेंस इक्वल था 1 वोल्ट पर एम्पेयर, जो ये रेसिप्रोकल है इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्ट पर एम्पेयर है तो सीमेंस क्या हो जाएगा, एम्पेयर पर वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ अब लास्ट बात ये याद रखें कि जैसे हमने कहा था कि P इज़ इक्वल टू VI है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि V की रिलेशन हमने निकाल ली, तो V इज़ इक्वल टू IR है, तो V की जगह हम IR लिख लेते हैं और I इसका अपना आ जाएगा, तो I इंटू I स्क्वेयर R। तो अब हमारे पास पावर की एक रिलेशन ये भी हो सकती है, और दूसरी रिलेशन हमारे पास क्या हो सकती है, V इज़ इक्वल टू हमारे पास P इज़ इक्वल टू VI है, तो V को उसी तरह रहने दें और ओम लॉ से I की वैल्यू निकालें। I किसकी इक्वल हो जाता है, V/R की इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे V/R लिख लेंगे, तो V इंटू V स्क्वेयर डिवाइड बाई R। तो दूसरी रिलेशन हमारे पास ये हो गई, यानी एक्चुअली क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 रिलेशन हो जाएंगे। इसको रिलेशन नंबर 1 कर लें, इसको रिलेशन नंबर 2 और इसको रिलेशन नंबर 3, तो ये इक्वली एप्लीकेबल हैं। अब आप पावर इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, और इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, आपके पास रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा। अच्छा, अब लास्ट में ये 2 पॉइंट्स डिस्कस करने से रह गए थे, डिस्कस तो हो गए थे लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना रह गया था कि पहली बात ये है कि रेजिस्टेंस आपके पास प्रैक्टिकली जो है ये बिल्कुल परफेक्ट लीनियर नहीं होता। ये जो हम मॉडल यूज़ करते हैं जो बिल्कुल
लीनियर है। ये प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, बल्कि इसको हम आइडियल मॉडल कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ये होता है कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, बल्कि कहीं पे आपको ये थोड़ा सा कर्व भी मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं उसके साथ अगर आपका वोल्टेज की इंक्रीज़ करने के साथ टेम्परेचर भी कहीं पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपका करंट जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेजिस्टेंस की इंक्रीज़ करने से करंट डिक्रीज़ होता है। तो ग्राफ आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिलेगा। तो वैसे भी नॉर्मली हम जो ये आम रेजिस्टर लेते हैं इनको हम लीनियर कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप डायोड का ग्राफ देखें तो डायोड के ग्राफ में आपको लीनियरिटी नज़र नहीं आती। स्टार्ट में इस पार्ट तक क्या होता है कि वोल्टेज के इंक्रीज़ के साथ करंट थोड़ा सा लीनियर बिहेवियर करता है, लीनियर इंक्रीज़ होता है। लेकिन उसके बाद आप थोड़ा सा स्लाइटली भी वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो आपके साथ करंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आता है। तो एक ये बात थी, और दूसरी बात ये है कि रेजिस्टर जो है ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव रेजिस्टेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, तो उसमें सर्टन टाइप्स ऑफ डायोड्स हैं जो नेगेटिव रेजिस्टेंस भी शो करती हैं।